नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन पेपर सेट के क्रम में आज मैं यूपी पीजीटी 2011 के प्रश्न पत्र पर बातचीत करूंगा और यह प्रश्न पत्र एकदम ओरिजिनल है। इस परीक्षा में मैं खुद एक अभ्यर्थी के रूप में था और आप देख रहे होंगे इस पर मुहर भी लगी हुई है। तो यह पेपर सेट जितना महत्वपूर्ण यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसके माध्यम से आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसी लक्ष्य से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और हम एक एक करके प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और उनके उत्तरों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल है कि रामचंद्रिका किस कवि की कृति है। ऑप्शन दिया पद्माकर, देव, केशव, बिहारी। तो इसमें सही उत्तर जो है वो सी है, केशव। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो चार ऑप्शन दिया बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधिनी। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, बिहारी सतसई। कई बार इसको सतसई भी लिख देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुल इसमें 719 दोहे माने गए हैं और जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादन किया है बिहारी रत्नाकर नाम से, उसमें कुल 713 दोहों की बात की गई है। तो रीतिकाल का जो मेरा लेक्चर है उसे आप ज़रूर देखिए तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अभी मैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित लेक्चर सीरीज चला रहा था, तो ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिया है माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा और सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कविवचन सुधा। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसमें ऑप्शन दिया जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो इसमें जो सही उत्तर है ए है, जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन दिया है ए, रानी केतकी की कहानी, बी, परीक्षा गुरु, सी, 100 अजान एक सुजान, डी, चंद्रकांता। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु, जो कि सन 1882 ईस्वी में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास द्वारा। ठीक है, तो ये पांचवा सवाल था। जब 2011 का एग्जाम हुआ तो इसमें काफ़ी मात्रात्मक त्रुटियां थी, तो आप प्रश्न पत्र में देखेंगे कई वाक्यात्मक त्रुटियां भी हैं, तो इसे नज़रअंदाज करते हुए देखना है। बस कोशिश ये करना है कि हमारा बस अभ्यास हो जाए। अगला सवाल है छठा, द्विवेदी युग की कविता है। अब प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देखने की जरूरत है। ऑप्शन ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी, प्रकृति चित्रात्मक, सी, नवजागरण परक, डी, नारी चेतना परक। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। ठीक है, तो ये दूसरी परीक्षाओं में भी सवाल पूछा जाता है इस तरीके से, तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए, भारत भारती, बी, रंग में भंग, सी, द्वापर, डी, साकेत। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उपेक्षित नारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो रचनाएं मुख्य रूप से की है, जिसमें कि साकेत, डी इसमें ऑप्शन सही होगा, और इसके अलावा यशोधरा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसका कथन है। तो ऑप्शन 4 दिया महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत और निराला। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी काव्य के आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया ए, महादेवी वर्मा, बी, कीर्ति चौधरी, सी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डी, वंदना वाजपेयी। तो सही उत्तर है ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये 9 सवाल हुए। 10वां सवाल है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद, बी, सुमित्रानंदन पंत, सी, महादेवी वर्मा, डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है ए, जयशंकर प्रसाद। वैसे आप देखेंगे अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग लोगों को प्रतिष्ठित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि सुमित्रानंदन पंत भी हैं। ठीक है, लेकिन सही मायने में जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यूपी पीजीटी 2011 में जो आंसर की में था वो जयशंकर प्रसाद ही था, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। तो ये भी सवाल प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही पूछा गया है। तो अमान्य में ऑप्शन दिया ए, यथार्थवाद, बी, रूपवाद, सी, पदार्थवाद, डी, समाजवाद। तो प्रगतिवाद
मतलब कि जो 1936 से 1943 का समय है वो प्रगतिवादी युग कहा जाता है। तो उसमें खास तौर से समाजवाद की बात तो की जाती है, यथार्थवाद पर भी जोर दिया जाता है, ठीक है। और भौतिकवाद यानी पदार्थवाद जो कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो तो है ही। तो इस तरीके से इस ऑप्शन में बी जो उत्तर है वो सही होगा, रूपवाद। रूपवाद का ज़्यादातर प्रयोग प्रयोगवाद में हुआ है, ठीक है। रूप का अंग्रेजी में बोलेंगे तो फॉर्म उसका अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो ऑप्शन दिया ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। तो ये सही उत्तर है इसमें रामधारी सिंह दिनकर। और ये पंक्ति काफ़ी फेमस है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है और परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? और ये यहाँ पर अज्ञे सुधारा गया है, पहले अजय लिखा गया था, ठीक है। इससे परीक्षा प्रश्न पत्र में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मतलब मात्रात्मक। तो ध्यान रखिए कि अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? तो ऑप्शन ए विशाल भारत, बी दैनिक, सी दिनमान, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि जब पत्र पत्रिकाएं मैं पढ़ा रहा था तो इसमें विशाल भारत से भी उनका जुड़ाव था, दैनिक से भी था, दिनमान से भी था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ऑप्शन ए अंधायुग, बी कनुप्रिया, सी ठंडा लोहा, डी हरी घास पर क्षणभर। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, हरी घास पर क्षणभर अज्ञे की रचना है, ठीक है। और बाकी तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी का जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा एक तरीके से दोहराव हो रहा होगा और आपकी तैयारी का भी थोड़ा थोड़ा इसमें पता चल रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 16, हार की जीत कहानी के लेखक हैं? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विशंभर शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन, डी पांडे बेचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन। और प्रश्न में देखिए मिस्टेक करते हुए लिखा है घर की जीत, ठीक है, लेकिन ये क्या है, हार की जीत है। ये मैं एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि मेरे पास था और मैंने सोचा कि परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी गई है तो उसके पहले प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे मैंने कई टॉपिक्स को अपने लेक्चर में कवर कर लिया है और लगा कि बताना चाहिए अब। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम योगिनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। तो कौन सा नहीं है ये जोर दिया गया है, ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भारत दुर्दशा भी है, नील देवी भी है, प्रेम योगिनी भी है, रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी नाट्यकृति नहीं है, ये बल्कि लाला श्रीनिवास दास की है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ठीक है। अगला सवाल है 18वां, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचवे, डी कुबेर नारायण। तो आलोक पर्व लिखा है, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 19, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए दिया है उपन्यास, बी कहानी, सी जीवनी, डी आत्मचरित। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी से संबंध नहीं रखता है? तो ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी अज्ञे, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। तो रामविलास शर्मा ने निराला पर जीवनी लिखी है, अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने अभी मैंने बताया कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन है इसमें वो बी है अज्ञेय, ठीक है। 21वां सवाल, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो सी होगा रंगभूमि। गोदान किसान जीवन पर आधारित है और रंगभूमि इसमें गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है प्रेमचंद के ऊपर, ठीक है। और जो सेवा सदन है इसमें नारी की प्रधानता है, नारी की पराधीनता पर सवाल उठाया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर इसका जो सही उत्तर होगा वो सी है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 22, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन दिया है ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी शिव प्रसाद मिश्र। तो इसमें
आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शिवदान सिंह चौहान, डी देखिए नाम गलत लिखा हुआ है, मदन आनंद कौत्सायन। अब तो अभी तक हिंदी साहित्य में इनका नाम मैंने नहीं सुना था, आप लोग सुने हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। तो इसमें सही उत्तर है सी शिवदान को भी शिवदास लिख दिया है, शिवदान सिंह चौहान। उस बार एग्जाम देने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी, बच्चों ने सवाल उठा दिया था, बल्कि जिस एग्जाम हॉल में लोग बैठे थे खड़े हो गए, बोले कि कैसे पेपर सेट किया गया है, इतना जल्दीबाजी में पेपर क्यों सेट किया गया है। फिलहाल हम लोगों को अभ्यास करने की ज़रूरत है, देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला रिपोर्टाज इन्होंने रूपा पत्रिका में लिखा था, लक्ष्मी पूरा करके। अभी मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था, आप लोगों ने देखा होगा उसे। 24, क्वेश्चन नंबर 24, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन दिया ए जीवनी परक, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण परक, डी रिपोर्टाज साहित्य। तो बाढ़ जो है वो रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारी यात्रा के यात्रा वित्तकार कौन है। अभी इस रचना को भी हमने कई किताबों में खोजा जो कि नहीं मिला है अभी तक, लेकिन जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम लेता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उसने इसका सही उत्तर माना था सी लोचन प्रसाद पांडे। तो आप भी इसे ध्यान में रखिए और खोजते रहिए। खासतौर से इस पेपर को प्रस्तुत करने का एक ही ध्येय है कि अगर एकदम से गलत मात्रात्मक त्रुटियों के साथ ही पेपर प्रस्तुत किया जाए तो कैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, उस चीज़ को भी आप एक तरीके से प्रैक्टिस करें। कई बार जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पिच बहुत ख़राब रहती है, फिर भी उस पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो कुछ वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है 26वां, अमिट रेखाएं का संस्मरण रेखाचित्रकार कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, देखिए मलिका लिख दिया है इसको, सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी शिवपूजन सहाय। तो इसमें सही उत्तर होगा सत्यवती मलिक। क्वेश्चन नंबर 27, महादेवी वर्मा को रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी उपयुक्त सभी। तो जो पथ के साथी है ये संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन रचनाकारों के बारे में लिखा है, तो ये संस्मरण है, रेखाचित्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा संस्मरण नहीं लिखा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी इधर उधर की बातें। बाकी इन्होंने अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर, ये सब उन्हीं का है, ठीक है। तो इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। अगला जो सवाल है कि नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। तो ऑप्शन दिया तरुण के स्वप्न, बी परिव्राजक की प्रजा, सी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, डी आत्मनिरीक्षण। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आत्मकथा है वो है तरुण के स्वप्न। क्वेश्चन नंबर जो 30 है कि रस की संख्या 8 किसने मानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भरत मुनि, डी अभिनव गुप्त। तो रसों की संख्या 8 माना है भरत मुनि ने। जब मैं रस के बारे में पढ़ा रहा था, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, तो मैंने पूरा जिक्र किया और विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। और तो यहाँ पर पहले आंसर देख लीजिए कि इसका सी आंसर सही होगा, और बाकी समय निकाल कर आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें सही जो उत्तर है वो 33 है, बाकी अन्य संख्याओं को दिया गया 10, 9, 25। तो सही उत्तर 33 है। क्वेश्चन नंबर 32, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी ये सभी। तो वीर रस में जो होता है वो ओज गुण मौजूद रहता है, ठीक है। और बाकी काव्य गुण पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर देखिए। अन्य माधुर्य में कौन सा पाया जाता है या फिर शांत में कौन सा गुण पाया जाता है, तो उसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 33, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परिछाई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो रहा है, वहाँ पर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 34, बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें हास्य रस है, कि जो भी जैसे
राम ने पत्थरों को छूना शुरू किया था और पत्थर सुंदर स्त्री के रूप में बन जा रहे थे, तो जो विंध्य के वासी थे, वहाँ के साधु सन्यासी थे, जब उनको ये पता चला कि राम इसी रास्ते से आ रहे हैं तो उनके मन में काफ़ी खुशी हुई कि सारे जितने भी पत्थर यहाँ पर हैं वो सब सुंदर स्त्रियों के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब हास्य का पुट रखने की कोशिश किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? ए 11, बी 12, सी 16, डी 18। तो जब मैं छंद का क्लास पढ़ा रहा था, लेक्चर मैंने बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, ज़रूर उसको देखिए समय निकाल कर। तो चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 36 है कि दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो ऑप्शन ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आप छंद वाला लेक्चर जरूर देखिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। 37, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो अलंकार पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन दिया है ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। तो जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए विरोधाभास, बी असंगति अलंकार, सी विभावना अलंकार, डी निदर्शना। तो इसमें असंगति अलंकार है कि एक तरफ नायक नायिका का दिल जुड़ रहा है और दूसरी तरफ उनके परिवार में बिखराव हो रहा है, टूटन हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? असंगति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो अलंकार का है। ठीक है। फिर भी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए रस का, बी अलंकार का, सी ध्वनि का, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जो उत्तर है वो है अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 40, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में किसका कथन है? तो ऑप्शन दिया ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी देवकवि, डी चिंतामणि। तो जब मैं शब्द शक्तियों के बारे में बतला रहा था और मैंने बताया कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, यह देव का कथन है। तो इसमें सही उत्तर होगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन दिया है ए शाब्दी व्यंजना, बी आरती व्यंजना, सी रस व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है शाब्दी व्यंजना, आंसर ए। ठीक है। इसके बाद जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? ऑप्शन ए व्यंजना, बी लक्षणा, सी अभिधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अभिधा। अभिधा में सीधे सीधे अर्थ निकाला जाता है, लक्षणा में मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और व्यंजना में तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ए वैदिक संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी सौरसेनी अपभ्रंश से, डी प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर होगा सी सौरसेनी अपभ्रंश से। जब मैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर विचार कर रहा था और लेक्चर भी मैंने बनाया है तो इसमें पूरा मैंने डिटेल से जिक्र किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में खोज कर जरूर देखिए प्लीज़, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि सर आप प्रैक्टिस सेट करवाइए, टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। तो मुझे लग रहा था कि अभी तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिया नहीं है तो मैं किस हिसाब से टेस्ट ले सकता हूं। लेकिन अब तक मैंने बहुत सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, जैसे में कि यूजीसी एनटीए नेट का भी है, यूपी हायर एजुकेशन, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सबका कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे सिलेबस। तो आप लोग घबराइए मत, अब टेस्ट सीरीज धीरे धीरे चलेगी और वो भी ओरिजिनल पेपर के हिसाब से। 44, क्वेश्चन नंबर 44, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए हेमचंद, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, डी सोमप्रभु सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? इसका सही उत्तर होगा बी स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 45, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो सही उत्तर है ए 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए नहीं पर जोर दिया गया है।
तो ए ब्रजभाषा, बी बघेली, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो सही उत्तर होगा बी बघेली। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की है। और मैंने एक फार्मूला बनाया था ABC, पूर्वी हिंदी में जो आते हैं ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा और तुरंत आप एग्जाम में सही कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 47। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती, डी मालवी। तो इसमें सही उत्तर होगा बी बुंदेली। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की है और बाकी जो तीनों इसमें भाषाएं बोलियां दी गई हैं वो सब राजस्थानी से हैं। तो आप लोगों से आग्रह मैं करूंगा कि जो भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास से संबंधित लेक्चर है उसको जरूर देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं ए राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली, डी उपभाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बोली। अब बोली और भाषा में अंतर पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी देख सकते हैं कि बोली का जो दायरा होता है वो सीमित होता है और भाषा का जो दायरा होता है वो विस्तृत होता है। बोली घर में बोली जाती है जबकि भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बोली जाती है। ठीक है, और वो संपर्क के रूप में भी प्रयुक्त होती है। अब अगर कोई कहे कि मैं दूसरे राज्य में भी जाता हूँ तो अपनी बोली बोलता हूँ, तो जब आपके कोई परिवार का होता होगा तभी बोलते होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही इसमें ऑप्शन दिया ए ब्राचड़, ब्राचड़ को देखिए बाघड़ लिख दिया है। ए ब्राचड़, बी अर्धमागधी, सी खस, डी मागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी से, और जो मागधी है इससे बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि मैंने पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी इन सब पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको ढूंढ कर पढ़िए ताकि समय से पहले आप चीज़ों को एकदम क्लियर करके एग्जाम में जाएं। खैर इसमें ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 50। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ऑप्शन ए कड़वक, बी पधरी, सी रास, डी ईहा। तो अपभ्रंश में इसका सही उत्तर है बी पधरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है इसमें ए दंडी, बी मम्मट, सी विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आनंदवर्धन, डी। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन आनंदवर्धन ने किया था। रस का भरत ने किया, अलंकार का भामा ने किया, वक्रोक्ति का कुंतक ने किया, औचित्य का क्षेमेंद्र ने किया, ध्वनि का आनंदवर्धन ने किया और रीति का वामन ने किया था। तो भारतीय काव्य शास्त्र नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसको भी देखिए। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये मैं बस इसी वीडियो में बोलूँगा और बाकी मैं क्वेश्चन पेपर हल कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे बताना भी जरूरी है कि मैंने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभी पहले सवाल पूछा था कि प्रवर्तक कौन थे, अब बोल रहा है कि व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें सही उत्तर, इसमें दो प्रश्नों में गड़बड़ी हो रही है। एक तो आनंदवर्धन दिया हुआ, दूसरा अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त ने इसको व्यवस्थित रूप दिया हुआ था, ऑप्शन होगा सी। ठीक। 53। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो कन्नौजी जो है वो ऑप्शन बी इसमें सही है, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब इसमें ध्वनि से संबंधित सवाल है। अंतस्थ, उष्म, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब आप सुने होंगे भाषा विज्ञान में, तो उसमें है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है वो, बी ब, सी र, डी ल। तो इसमें ब जो है वो अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसमें है। ब जो है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है, प वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, और बाकी क्या है? अंतस्थ हैं। तो ये भी परीक्षा मतलब अभ्यास करते समय कई बार तो आपको ऑप्शन से ही उत्तर मिलना शुरू कर जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 55। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ऑप्शन दिया ए तालव्य, बी दंत्य, सी कंठ्य, डी ओष्ठ्य। ठीक है, तो द का जो उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी दंत्य।
क्वेश्चन नंबर 56, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ध्यान रखिए कि मैंने तद्भव तत्सम पर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया ए धरती, बी कृषि, सी मैत्री, डी अक्षी। तो इसमें जो खेती का तद्भव रूपांतरण है, मतलब ये सब क्या दिया है? तत्सम रूप दिया हुआ है। तो कृषि इसमें सही शब्द है, जो कि खेती का, कृषि का जो तद्भव होगा वो खेती हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, डंडा शब्द है। ऑप्शन दिया ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। डंडा शब्द क्या है? तो ये तद्भव शब्द है, उत्तर होगा इसमें बी। ठीक है, कई लोगों ने इसे देशज भी माना, तो ये थोड़ा सा विवादित तरीके का प्रश्न है, लेकिन आप किताबों में देखेंगे तो इसमें तद्भव में दिया हुआ है। डंडा का जो तत्सम है वो क्या है? दंड। ठीक है, दंडक जिसको बोलते हैं। तो इसमें सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ए सूर्योधनोदय, बी सूर्यधन उदय, सी सूर्यधन उदय, डी सूर्यधन उदयम। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो सूर्यधन उदय, सूर्योदय। तो एक संधि पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तीनों जो संधियाँ हैं स्वर, विसर्ग और व्यंजन, उनको भी देखिए तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 59, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में हो जाता है? तो ये लक्षण के आधार पर सवाल पूछा है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व के अनुसार हो जाता है। तो ऑप्शन दिया य, ए अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। तो यण संधि में परिवर्तन होता है, ई को य, उ को व, री को र, ली को ल हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 60, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक संधि का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन दिया ए ना धन अक, बी नव धन अक, सी ने धन अक, डी नय धन अक। इसमें सही जो उत्तर होगा नय धन अक होगा नायक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। और जो 61वां सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो समास पर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था, उसको देखिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। तो इस लेक्चर में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी सन 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट 1 पर विचार किया है। कुल 125 सवाल होते हैं, लेकिन हमने सोचा कि समय आधा घंटा में 30 सवाल हल कर लें, ताकि आपका मन भी लग जाए और जितना भी पेपर बताया गया है उसके आंसर भी तैयार हो जाएं। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।